बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की हम यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप की बात करें, जहाँ पे ये पूरा का पूरा चुनाव सेंट्रली कंट्रोल था। यहाँ तक कि टिकट बंटवारों को लेकर आपकी पार्टी के अंदर मतभेद आए, खास करके नोएडा असेंबली सेगमेंट की अगर हम बात करें। उसके बाद ये एक स्ट्रैटेजी मानी जा रही थी 2017 के चुनावों में कि एक टाइट ग्रिप रहेगी आपकी सेंट्रल लीडरशिप की, आपके प्रधानमंत्री की, जहां तक उत्तर प्रदेश के चाहे बाईपोल्स हो या विधानसभा चुनाव हो आने वाले समय में। इन तमाम तैयारियों के बावजूद अगर आप हारते हैं तो क्या आपको लगता नहीं है सवाल खड़े होते हैं? या मैं अपने सवाल को अगर इस तरह रखूं कि अगर आज आप अच्छा कर रहे होते उत्तर प्रदेश में तो फिर उसका आप श्रेय किसको देते? तो नहीं, मैंने आपसे खुद कहा कि सरकार जीते ये स्वाभाविक है। विपक्ष अगर जो है उपचुनाव जीते ये खबर होती है तो स्वाभाविक होता कि अगर हम लोग जीतते तो लगता कि देखिए ये तो बिल्कुल ही कंप्लीट इंडाइटमेंट हो गई। पर ये 10 सीटें तो आपके पास थी ना सुधांशु जी, ये 10 सीटें तो थी आपके पास, आप अपनी सीटों को लूज कर रहे हैं। ये 10 सीटें तो 11 में से आप ही के पास थी, वो 10 सीटें आपके हाथ से जा रही हैं। आप फिर अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे क्योंकि और भी अतिथि है, मैं अपने सवाल को छोटा कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते तो श्रेय किसको जाता? यहां अगर होता तो अगर विपक्ष जो है जीतता, हम लोग जीतते और सपा हारती तो स्वाभाविक था कि सपा की खिलाफत है प्रदेश के अंदर और हमारा समर्थन है, ये तो होता ही होता। लेकिन क्योंकि यहां पे सपा इन उपचुनावों में जीती, इसके मतलब हमारा समर्थन कहते हो नहीं है। क्यों मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये उपचुनाव जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ द डे की विक्ट्री होती है। लेकिन राजस्थान और गुजरात में भी ऐसा ही हो रहा है सुधांशु जी, माफ करिए, लेकिन बुरी खबर आपके लिए राजस्थान और गुजरात से भी आती दिख रही है, जहाँ पे कुछ सीटों पे कांग्रेस आपको फाइट दे रही है गुजरात जैसे राज्य में। राजस्थान में भी आप अपनी एक सीट लूज कर रहे हैं, वहां तो आप ही की सरकार है, वहां तो आप ही की मशीनरी है, वहां पे क्यों आप हार रहे हैं? जी देखिए, गुजरात जी वही मैं कह रहा हूं, राजस्थान में अगर हम लोग हारते हैं, जो आप दिखा रहे हैं कि 3 कांग्रेस में आगे चल रही है और 1 में बीजेपी चल रही है, तो ये चिंता का विषय है। ये बिल्कुल ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि वहां सरकार हमारी है, हमारी सीटें जीती हुई और वो सीटें अभी अगर कांग्रेस की तरफ जाती है तो इस पे ये कार्यशैली पे राज्य सरकार के एक प्रश्न चिन्ह उठेगा ही उठेगा, ये स्वाभाविक है, वो गंभीर है। ऐसे ही अगर गुजरात में हम लोग हारते हैं तो गंभीरता होगी, तो गंभीरता होगी ना। गंभीरता इसलिए नहीं मारता क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा नहीं, लेकिन राजस्थान गुजरात आपने मान लिया। चलिए मैं आप पर वापस आऊंगी, उसमें कहाँ डिबेट हो सकता है। बिल्कुल मैं आप पर वापस आऊंगी इन सवालों को लेकर। बीजेपी के लिए सुधांशु जी, अब तो मानिए कि चिंता वाली बात है आपके लिए। 160 सीटें आपकी 8 दिसंबर 2013 को आई थी, 2/3 मेजोरिटी थी आपकी, 4 में से 3 पर आप पीछे चल रहे हैं। नहीं, ये निश्चित तौर पे ये गंभीर बात है। जैसा मैंने आपको कहा कि सही और ईमानदारी से मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार हमारी है वहां पे, और हमारी सरकार के चलते हुए वहां पे 4 में से 3 वो सीटें जो चारों की चारों हमारी थी, उसमें से अगर कहीं हम हारते हैं तो वाकई गंभीरता की बात है। और इसका मुझे लगता है भाजपा बहुत गंभीरता से लेगी, देखेगी कि क्या कारण रहे जिसमें कि ये हम लोगों को पराजय देखनी पड़ेगी। देखिए अभी तो समय है, लेकिन मतलब जो अभी अगर नतीजों का ट्रेंड यही है और यही होने वाला है तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्या लगता है आपको, कहां इसमें दो राय नहीं हो सकती। और जैसा देखिए एक आध चीजों में मैं बताता हूं जी। एक चीज में तो जहां तक दिगंबर सिंह जी वाली सीट का सवाल है, उसमें शुरू से एक प्रश्न चिन्ह था कि दिगंबर जी को वहां पे ले जाके लड़ाना कितना ठीक है कितना नहीं है। तो एक वो मैं मान सकता हूं कि अपवाद होगा, लेकिन 4 में से 3 सीटें हारना, इसके मतलब कहीं किसी विषय को लेके जनता में आक्रोश है, और उस आक्रोश को समझना या उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी होगा। भाजपा के लिए ये एक वार्निंग बेल होगी, अगर वाकई 4 में से 3 हारते तो वार्निंग बेल होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो समय भी नहीं बीता, 9 महीने की आपकी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी आने में भी 2-3 साल लग जाते हैं कि लोगों का गुस्सा और आक्रोश दिखे। अभी तो अच्छा समय चल रहा होगा आपकी पार्टी और सरकार का प्रदेश में। पिछली बार की तरह, जब पिछली बार वसुंधरा राजे थी मुख्यमंत्री, उसकी बार उससे बिल्कुल अलग है। इस वक्त वो जनता से संवाद स्थापित करने की भी कोशिश कर रही है, उनका नया रूप देखने को मिल रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद आपको लगता है इतनी जल्दी ऐसे परिणाम क्यों? कोई तो वजह सामने आती होगी, कुछ तो आपको दिखता होगा, क्या हुआ होगा ऐसा? मैंने आपसे यही कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इतनी जल्दी ये 4 में से 3 सीटें अगर हारते हैं, अभी मैं
अगर इसलिए कर रहा हूं कि जब तक नतीजे ना आ जाएं तो शायद इसको हार मानना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर हारते हैं तो वाकई बहुत गंभीर है और इसकी बड़ा गंभीरता से इसमें जांच होनी होगी जी। इसके कारणों को समझने के लिए एक बहुत गंभीर प्रयास होगा, क्योंकि वैसे वसुंधरा जी लोगों के बीच में जा रही हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट को डिविजन्स में लेके जा रही हैं ताकि स्थानीय समस्याएं और स्थानीय लोगों की जो चिंतन है उसके बारे में उनको जानकारी मिले जी। और उनकी समस्याओं का हाथ के हाथ निवारण हो सके। तो प्रशासनिक तौर पे वो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर 4 में से 3 सीटें हम हारते हैं तो वाकई एक दोबारा मूल्यांकन करना जरूरी होगा, चिंतन करना जरूरी होगा, ये समझना जरूरी होगा कि क्या कारण हो गए कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। ये गंभीर विषय होगा। बिल्कुल, तो गंभीर विषय बीजेपी के लिए, चिंता का विषय भी। मैं कुछ कह दूं, जवाब दे दूं? हाँ, नहीं, आप ही का इंतजार एक कहावत है, छाछ बोले से बोले, यहाँ तो छल्ली भी बोल रही है। छाछ बोले से बोले, छल्ली भी बोल रही है। अखिलेश जी, असम के अंदर आप 2 सीटें हार रहे हैं 3 में से, तो जो मापदंड आप यहाँ लगा रहे हैं वहां आपके लिए भी है कि ये बिल्कुल आपके खिलाफत हो गई वहां पे, जिसे आप छलनी बोल रहे हैं, तो आपकी है। सुनिए तो सुनिए आप सुनिए सुधांशु जी, अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बीच में आपके बीच में नहीं बोलता। अखिलेश जी, आपका मैं जवाब दे दूं पहले, बीच में ना बोलिए ना। नहीं, आपको जिसे आप छलनी बोल रहे हैं मेरी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं छलनी का जवाब दूंगा। आप किस तरह के आदमी है भाई? आप किस तरह के हैं? कोई जनाब बोल रहा है बीच में, आप बीच में टोक रहे हैं, कमाल के आदमी है। मुझे अपनी बात करनी चाहिए, अच्छा, संक्षेप में अपनी बात खत्म कर लीजिए सुधांशु जी। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। मुझे भी और सवाल भी पूछे राजस्थान के, लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में खत्म कर लीजिए। इसलिए चीज जी हाँ जी सुधांशु जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। चीजों का राजस्थान का परिप्रेक्ष्य सही है। अखिलेश जी जिन बातों को लेकर चल रहे हैं, इनको अगर सारे देखेंगे तो कितनी निराशा इनको हाथ लग रही है, लेकिन अपनी निराशा की तरफ ना देख के, ईमानदारी ना करके, इनको अगर बड़ी बड़ी बातें बोलनी तो इनको मुबारक हो। मुझे लगता है हर चुनाव के परिणामों को ईमानदारी से, गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप अपने को छलावे में करना चाहे करें। मैंने जैसे कहा कि राजस्थान वाकई चिंता का विषय है। राजस्थान में 4 में से अगर 3 हारते हैं तो नहीं हारना चाहिए था, लेकिन उसको देश में ये हो गया वो हो गया, तो भैया आपको मुबारक। आप अपनी स्थिति देख के अपना जायजा खुद ले लीजिए। असम में बड़ी बुरी तरह पिट रहे हैं। चलिए, मैं इसका जवाब दूंगा। छलनी इन्होंने बोला है, मैं 1 मिनट इनका जवाब दे दूं। सुधांशु जी, मैं गांव का आदमी हूं। छलनी वो चीज है जो काना कोतर, पत्थर, कीटे और घास फूस को छाल के अलग कर देती है, समझे ना? तो कांग्रेस वो है कि जो ऐसे काना कोतर, कंकड़ पत्थर और घास फूस को छान के अलग कर देगी। चलिए अखिलेश जी, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना, समझ में आ गया ना? फिलहाल तो आप दोनों के लिए स्थिति समझ में आ गया ना? छननी का यही काम है। छननी का यही काम है, समझ में आ गया होगा आपको। आप कांग्रेस को छननी बता रहे हैं, तो छन्नी का यही काम है। हम गांव के आदमी यही काम करते हैं। छन्नी में पानी भी नहीं ठहरता, ये याद रखिए। नहीं, हम ये कांग्रेस की छननी जो है छान के रख देगी। काना कोतर, घास फूस, ईंट कंकड़। सुधांशु जी क्या कहेंगे आप? हंसने से क्या होगा सुधांशु जी? आपने तो कहा कि सत्ता जीतती है, वडोदरा में सत्ता की ताकत से आपने जीता है क्या? बोल लूं साहब, जनता को जवाब दे दीजिए। राय साहब, अब मैं बोल लूं? राय साहब, अब मेरा बारी है, मुझे बोलने नहीं दीजिए। जी, अरे सुधांशु जी आप, हाँ, अरे आप मित्र हैं, बोलते जाइए। उपचुनावों के इतिहास बतला देता हूँ। बोल दूं ना, सीपी राय जी को शायद चीजें ध्यान नहीं होगी, तो इसकी ध्यान के लिए पहले बता दिया। 2007 से पहले उपचुनाव हुआ। मैंने आपको 3 इतिहास बता दिए। भाई मुझे बोलने दीजिए भाई साहब। अब मेरे बोलने नहीं दीजिए ना हुजूर। आप जब बोलते मैं बीच में नहीं टोकता, कुछ तो हम लोग सभ्यता रखें। अच्छा, एरोरी का हुआ चुनाव, ये जीते, 2007 में हारे। मिल्कीपुर में ये जीते उपचुनाव में, 2007 में हारे। सिद्धौर में जीते, हारे। मुझेना में जीते, हारे। सैदपुर में जीते, 2007 में हारे। मरियाऊ में ये उपचुनाव जीते, फिर हारे। करचना में जीते, फिर हारे। भाई साहब, बोल तो लूं मैं। भाई मैं बोल दूं, आपको होगा, मुझे तो करना पड़ता भैया। गाजियाबाद में ये उपचुनाव जीते। मैं आपको जो चीज बतला रहा था, सुनिए। हाँ, नहीं, मेरे को आपसे 2 सवाल क्योंकि और करने हैं। उपचुनावों का अगर विश्लेषण, सुनिए जी, उपचुनाव का अगर विश्लेषण यह है
कि ये जो है ये हमारा एंडोर्समेंट हो गया, तो ये इनको इतिहास दिखा रहा हूं। नहीं, इतिहास में ये जब इनका राज रहता है उपचुनावों में जीतते हैं ये, और उसके बाद जब सर आती है हार जाते हैं। तो इनका विश्लेषण, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, इनका विश्लेषण अगर आप कर रही हैं तो जिस नहीं, हम लोग नहीं कर रहे। इसको इंडाइटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लेके कर रही है, मोदी जी की इंडाइटमेंट। जी नहीं, मैं राय साहब के बतला रहा हूं, मैं राय साहब का जो उनका विश्लेषण है उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये सवाल तो सुधांशु जी, लेकिन जो मैंने सवाल सीपी राय जी से किया था, वो सवाल आपसे भी इसलिए करूंगी। वो प्रदीप जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उन पर भी आती हूँ, समय का अभाव है, लेकिन एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जो सवाल यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए विपक्षी दल उठाते रहे हैं, बीजेपी के लिए भी उतना ही उठता है कि जब यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल के बिगड़ने की बात आती है तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप उस पर चुप क्यों है? क्योंकि उम्मीद करते हैं कि इतनी वोकल पार्टी कुछ बोलेगी ऐसे बड़े मुद्दों पर, और इतने बड़े प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो। नहीं, सांप्रदायिक माहौल भाजपा को कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, ये भी याद रखिएगा। हम लोग 1993 में बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद 96 में हारे जी, 2002 के गुजरात के दंगों के बाद हम 2004 में हारे। तो हम लोगों को कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि सांप्रदायिकता जो है उसका नुकसान होता है, हमें फायदा नहीं होता। अच्छा, इसलिए हमारी तरफ से केंद्रीय स्तर पर सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने के कोई मतलब बोले भी तो नहीं ना आप सुधांशु जी, बोले भी नहीं ना। माहौल जो है वो भाजपा को बोले आपको नहीं पता। अच्छा, चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मेरे को प्रदीप जी से कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है, समय नहीं है। ये कहते हुए कि ये गलत है, भाजपा की लाइन नहीं है। चलिए ठीक है,